नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। दोस्तों, विज्ञान के कंपाइलेशन का हमारा ये क्रम शुरू हो चुका था। इसका पहला भाग आ चुका है, पहले उसको देख लीजिएगा और अगर आपने देखा है तब आप इस वीडियो से शुरुआत कर सकते हैं। क्रमबद्ध तरीके से देखने के बहुत सारे फायदे होते हैं, चीज़ें आपको बेहतर ढंग से और बिना किसी दिक्कत के समझ में आती हैं। विज्ञान एक क्रमबद्ध जानकारी का समूह है और इसे अगर उसी ढंग से देखा जाए तो ये पढ़ने में आसान हो जाता है। तो इसीलिए हम एक क्रम से देख रहे हैं। भौतिक विज्ञान को देख लेंगे, उसके बाद तब रसायन विज्ञान और फिर क्रमशः जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जहाँ बात खत्म की थी वहाँ गैलीलियो गैलीली के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी, मतलब उनका पूरा एक संक्षिप्त जीवन परिचय और उनके कार्यों को देखा था। हमने ये पाया कि गैलीलियो गैलीली ने अपने जितने भी आविष्कार थे, जितने भी नए नए यंत्रों का इजाद उन्होंने किया था, उसके जरिए विज्ञान में प्रयोग का एक नया सिलसिला आरंभ किया। विज्ञान में पहले क्या होता था, जो दार्शनिक लोग होते थे वो अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत करते थे जो कि ज़्यादातर कल्पनाओं पर आधारित होती थी, जैसे कि अरस्तु इत्यादि। ये बातें तो अच्छी करते थे, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होता था, लेकिन वो कहीं से भी सिद्ध नहीं होती थी। और इसीलिए गैलीलियो ने जब यंत्रों का इजाद किया, जैसे कि दूरदर्शी और इस तरह के जो बड़े बड़े महत्वाकांक्षी यंत्र थे, तो इससे उन्होंने बहुत सारी पिछली अवधारणाओं को नकार दिया। हालांकि उन्होंने सूर्य केंद्रीय जो सिद्धांत था, मतलब हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस, ये कॉपरनिकस की थी, तो उसका समर्थन किया था। उन्होंने ये माना और ये सही बात है, आज तक लोग मानते हैं कि सूर्य जो है वो हमारे सौर मंडल का केंद्र है। हालांकि आकाशगंगा का केंद्र मानना सूर्य को ये सही नहीं है, और जो हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस थी उसमें आकाशगंगा के केंद्र के तौर पर ही उसको दर्शाया गया था और इसीलिए गड़बड़। कुल मिलाकर जो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत है उसमें अगर देखा जाए तो सूर्य को केंद्र मानकर जितने भी खगोलीय पिंड उसके गुरुत्वाकर्षण बल में बंध सके उनको उनके चारों ओर परिक्रमा करते हुए दिखाया गया था। तो गैलीलियो ने इसका समर्थन किया। बाद में उन्हीं का अनुसरण करते हैं आइजैक न्यूटन। तो आज हम उन्हीं के बारे में देख रहे हैं। अब यहाँ जो चित्र आपने देखा तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि न्यूटन ने कोई प्लास्टिक सर्जरी करवा ली और वो अब ऐसे दिखाई देते हैं चित्रों में। ऐसा नहीं है, ये गैलीलियो का चित्र है जो कि पिछले वाली कहानी से जुड़ा हुआ है। ये पीछे जो गैलीलियो की कहानी हमने देखी थी उससे इस चित्र का ताल्लुक है। यहाँ पर हम न्यूटन को देखें तो इनका जन्म होता है 1642 में और 1727 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, वुल्सथॉर्प नाम का जो शहर था वहाँ पर ये पैदा हुए थे। जिस साल गैलीलियो का देहावसान होता है उसी साल न्यूटन का जन्म होता है। तो लोग कहते हैं कि गैलीलियो जो अधूरा काम छोड़ कर गए थे, मतलब उनका जीवन काल कंप्लीट हो गया तो उन्हें मरना पड़ा, तो अधूरा काम छोड़ कर गए थे उसको वो पुनर्जन्म लेकर आए हैं और न्यूटन के रूप में पूरा कर रहे हैं, ऐसा लोग कहते थे। और ये संयोग ही था यहाँ पर। अब देखिए कि इनका जो विद्यालय का जीवन था उसमें ज़्यादा किताबी और जो रट्टा मार विद्या है उसमें रुचि नहीं रखते थे, जैसा कि सामान्य वैज्ञानिक गुण होता है। इनके अंदर गणितीय प्रतिभा थी, कैलकुलेशन ये तेज रफ्तार में कर लेते थे और मैकेनिकल इंटरेस्ट था, मतलब यांत्रिकी रुचियाँ इनके अंदर पहले से मौजूद थी। और बहुत तरह की इस तरह की प्रायोगिक अभिव्यक्तियाँ इनके अंदर थी। तो लोग इन्हें शुरुआत में नज़रअंदाज करते थे। शुरुआत में अध्यापकों को भी ऐसा लगता था, या जो उनको पढ़ाने वाले अन्य शिक्षक थे उनको भी ऐसा लगता था कि ये पढ़ाई से जी चुरा रहे हैं, सिर्फ गणित के सवाल हल करते हैं और किसी भी चीज़ को याद करना या उसका पोथी बनाना ये नहीं चाहते हैं, मतलब नोट्स वगैरह बनाना नहीं चाहते हैं। तो ये मेहनती नहीं है, आलसी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बीतता है तो इनकी प्रतिभाएं सामने आने लगती हैं। अब यहाँ देखिए कि 1662 का जो समय था, ये स्नातक के अध्ययन के लिए, मतलब स्नातक पूर्व के अध्ययन के लिए कैम्ब्रिज जाते हैं और 1669 में प्लेग महामारी फैल जाती है। प्लेग उस समय एक महामारी हुआ करता था जो कि बहुत बड़े पैमाने पर फैलकर रातों रात बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोगों को साफ कर देता था। ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में समस्या की जड़ बना हुआ था। तो विश्वविद्यालय को बंद करना पड़ा। प्लेग फैल गया था 1669 में, तो यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है और न्यूटन एक बार फिर से अपने मदरलैंड वापस लौट आते हैं, यानी इंग्लैंड में वापस आ जाते हैं। और जो 2 साल का समय था जिसमें कि विश्वविद्यालय बंद रहा, उसमें इन्होंने काफ़ी अकेलापन महसूस किया, अकेले जीवन बिताया। और जब अकेले कोई व्यक्ति रहता है तो वो गहरी सोच में डूब जाता है। आप खुद को ही अकेले जगह पे रख कर देखिए, भीड़ भाड़ और शोर से कुछ देर के लिए दूर हो जाइए। ऐसी जगह खोजिए जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और 1 घंटा नहीं बल्कि पूरे 1 दिन वहाँ ठहरिए और फिर देखिए कि आपके दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आएंगे
हो सकता है कि वो भयंकर और घटिया विचार भी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ अच्छे विचार हो। इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उससे पहले किस चीज़ के संपर्क में थे। लेकिन आपके दिमाग में ऐसे विचार आएंगे जो अपने आप में अद्भुत हैं। तो ये जो वैज्ञानिक है, इनकी रुचि पहले से ही, रुझान जो है ये पहले से ही अनुसंधान में होता है, नई चीज़ों की जानकारी के लिए होता है। तो जब ये अकेले बैठते हैं तो उसी के विषय में चिंतन करते हैं और इनके सामने नए नए विचार आते हैं। तो ये जो 2 साल का समय था, इसमें न्यूटन के सामने बहुत तरह की इस तरह की जो विचारधाराएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। अकेलेपन में ये सृजन का काम करते हैं। और यहाँ आप देखें कि गणित के जो प्रमेय हैं जिनके सहारे प्रश्नों को हल किया जाता है, इसके अतिरिक्त भौतिकी के जो मूल आविष्कार हैं, यहाँ आप एक एक करके देखिएगा क्रम से। तो भौतिकी के मूल आविष्कारों, ऋणात्मक और भिन्नात्मक घातांकों के लिए जो द्विपद प्रमेय होता है, इसके अतिरिक्त मतलब जिसे आप बायनॉमियल थ्योरम कहते हैं, अवकल गणित होता है, यानी जो कैलकुलस होता है जिसमें कि इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस आप देखते हैं, और गुरुत्वाकर्षण का जो रेसिप्रोकल प्रिंसिपल है, व्युत्क्रम वर्ग का सिद्धांत है असल में, इसको इन्होंने इजाद किया। इसके अलावा श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम इत्यादि बहुत सारे सिद्धांत इन्होंने खोज निकाले। जब अकेले बैठे तो इनके दिमाग की जो सृजनात्मक शक्ति है वो एक बार फिर से जग गई। और कैम्ब्रिज वापस लौटने पर इन्होंने ऑप्टिक्स से जुड़े हुए आविष्कारों को आगे बढ़ाया और एक परावर्ती दूरदर्शक की रचना की। यहाँ पर इन्होंने गैलीलियो को पूरी तरह से अपना गुरु माना था। प्रकाशिकी से संबंधित जो आविष्कार थे उसको इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। अब 1684 की बात है। अपने मित्र एडमंड हैली के उत्साहित करने पर न्यूटन ने अपने वैज्ञानिक आविष्कारों को लिखित रूप में दर्ज करना शुरू किया। अब वो मौखिक नहीं रह गए बल्कि लिखे जाने लगे कि कौन सा आविष्कार कैसे किया गया है और उसके अंदर कौन सी क्रियाविधि है, उसका मैकेनिज्म क्या है, इसको बाकायदा उन्होंने किताब में लिखना चालू किया। और इस प्रकार से द प्रिंसिपिया मैथमेटिका नाम का एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर ग्रंथ रचा गया, जो कि किसी भी काल में रचे गए महानतम ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसी ग्रंथ में उन्होंने गति के 3 नियमों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम और कैप्लर के ग्रह गति के जो तीनों नियम हैं उनकी विधिवत व्याख्या की है। कैप्लर के जो ग्रहों की गति से संबंधित नियम है उन्हें हम पढ़ते हैं तो उनकी भी जो एक्सप्लेनेशन है वो न्यूटन की ही दी हुई है, क्योंकि कैप्लर ने जिस जमाने में उन समीकरणों को दिया था, उन नियमों को दिया था, तो उनकी विस्तृत व्याख्या उस समय की उपलब्ध नहीं हो पाती। तो बाद में न्यूटन के द्वारा उन्हें बाकायदा खोलकर एक्सप्लेन किया जाता है। और इस ग्रंथ में नई नई पथ प्रदर्शक उपलब्धियां कूट कूट कर भरी हुई हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रकार की है, मतलब ये बहुरंगा ग्रंथ है। इसे आप देखें तो यहाँ पर मैथमेटिशिया जो शब्द लिखा हुआ है या मैथमेटिका, ये असल में जो वर्ड है ना, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सिर्फ गणित के सवाल हैं। इसमें भौतिकी के सिद्धांत हैं जिनको कि गणितीय सिद्धांतों या गणितीय प्रमेयों के माध्यम से प्रूव किया गया है, सिद्ध किया गया है। वहाँ बिना सिद्ध किए कोई बात नहीं लिखी गई। और वैसे भी विज्ञान एक शरीर है या एक मस्तिष्क आप कह सकते हैं, या एक ह्यूमन बॉडी आप उसे बना दीजिए, तो उसकी जबान जो है वो मैथमेटिक्स है। विज्ञान अपनी किसी भी बात को बोलना चाहेगा, लोगों को समझाना चाहेगा या सिद्ध करना चाहेगा, तो उसके लिए गणितीय नियमों का सहारा लेता है। तो वही चीज़ यहाँ भी होती है। अब देखिए कि इसमें और भी बातें हैं, जैसे कि तरल यांत्रिकी के जो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत, उसको उन्होंने दिया था, मतलब अपनी इस पुस्तक में। इसके अलावा तरंग गति का जो पूरा मैथमेटिकल प्रिंसिपल है उसको दिया था। पृथ्वी, सूर्य और अन्य ग्रहों की जो संगतियों की परिकल्पना है, उनका परिकलन है, वो सब इन्होंने कर डाला था। विषुओं की पुरस्करण की जो व्याख्या है ये इसमें दी हुई थी। ज्वार भाटा का सिद्धांत दिया हुआ था, ज्वार भाटा क्यों आता है, निश्चित समय अंतराल पर आता है, इस बारे में जानकारी दी हुई थी। 1704 में न्यूटन ने एक अत्यंत उत्कृष्ट ग्रंथ की रचना की, मतलब वो जो मैथमेटिका प्रिंसिपिया जो आपने पीछे देखा है उसके अलावा, तो ये ऑप्टिक्स के नाम से प्रकाशित किया गया। ऑप्टिक्स इस ग्रंथ का नाम था, यानी प्रकाशिकी। और प्रकाश और वर्ण से संबंधित जो काम था, मतलब रंग और प्रकाश जो कि एक दूसरे से अंतर संबंधित है, उससे जुड़ी हुई बातें इस ग्रंथ में दिखाई देती। कॉपरनिकस ने जिस वैज्ञानिक क्रांति को प्रेरित किया था और जिसे कैप्लर और गैलीलियो ने आगे की ओर प्रचलित किया, उसका भव्यतापूर्वक समारोह या आप कह लीजिए कि समापन ये न्यूटन के द्वारा किया गया। अब देखिए, विज्ञान में कुछ समाप्त तो नहीं होता है, लेकिन उसे संपूर्णता देने वाले न्यूटन थे, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। शुरुआत कहाँ से होती है, तो कॉपरनिकस से होती है, क्योंकि वो एक स्थिर चीज़ के बारे में बताते हैं। मतलब ये बता देते हैं कि अच्छा, हेलियोसेंट्रिक नाम की कोई हाइपोथेसिस होती है। पहले तो अर्थ को ही सेंटर में मान रहे थे, तो वो तो सरासर गलत था, लेकिन इसमें इस तर्क में दम रहता है कि पृथ्वी या जो बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो चक्कर लगा रही हैं एक बड़े खगोलीय पिंड का, जो कि हमारा सूर्य है, और ऐसे एक पूरा सोलर सिस्टम बनता है। तो कॉपरनिकस ने एक बेसिक मोटी रफ अवधारणा तो दे दी थी। हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस बहुत बारीक नहीं है, उसमें भी हजारों ऐब है, बाद में उसमें भी कमियां निकाली जाती हैं और उसे नकारा जाता है, लेकिन एकदम से कोई भी नहीं नकार सकता, क्योंकि ये तो तय है कि सौरमंडल में जो मूल जोड़े रखने वाला पिंड है या जो मूल आधारभूत बॉडी है वो सूर्य है।
तो जो हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस थी उसके बाद फिर केपलर का ग्रहों की गति से संबंधित जो नियम आता है वो देखा जाता है। उसी क्रम में गैलीलियो आगे कुछ आविष्कार करते हैं तो ये तर्क के साथ सिद्ध हो जाता है और बाद में न्यूटन इसी को पूरा कर देते हैं। न्यूटन की यांत्रिकी ने या न्यूटन के द्वारा जो मैकेनिक्स का आविष्कार किया गया या उसमें नई नई खोजें की गई, उसमें पार्थिव तथा आकाशीय जो परिघटनाएं थी उनको भी कंबाइंड किया गया था, उनका भी कंपाइलेशन पेश किया गया था। एक ही समीकरण पृथ्वी पर सेब के गिरने तथा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा करने को नियंत्रित कर सकता था। मतलब न्यूटन का एक समीकरण जो था वो कई सारे कैलकुलेशन कर सकता था। इस प्रकार से एक विवेक के युग का उदय हो चुका था। आगे बढ़ते हैं, कार्य, ऊर्जा और शक्ति को देख लेते हैं। दो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हमने देखा। हालांकि इसमें कॉपरनिकस की कमी जो है वो खल रही थी, वो भी रहने चाहिए थे। कॉपरनिकस को देखा गया होता, उसके बाद गैलीलियो और न्यूटन। लेकिन मूल उद्देश्य यहाँ पर हमें अपना एग्जाम उसमें अच्छा परफॉर्मेंस देना है, तो इसलिए हम किसी की भी जीवनी पढ़ने में अपना समय नष्ट नहीं कर सकते हैं। जानेंगे सिर्फ उतना जो हमारे काम का है। अब यहाँ वर्क को देख लेते हैं। पहले वर्क यानी कार्य, उसके बाद एक क्रम से हम ऊर्जा और शक्ति को देखेंगे। तो कार्य होता क्या है? यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में बदलाव किया जाता है तो इसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसे कार्य कहा जाता है। यदि बल लगने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो कार्य नहीं किया हुआ माना जाएगा। ठीक है, जैसे आप लाख मेहनत करें लेकिन अगर आपसे कंपटीशन क्लियर नहीं होता है तो लोग यही मानेंगे, आपके माता पिता की बात नहीं हो रही है, लोग यही मानेंगे कि आपने पूरे जी जान से मेहनत नहीं की थी, मतलब आप योग्य नहीं हैं। तो योग्यता तभी प्रमाणित होती है जब आप किसी परीक्षा को पास करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर कार्य तभी हुआ माना जाता है जब उसके द्वारा कोई परिवर्तन उत्पन्न होता है, मतलब कुछ चेंज आता है। अब यहाँ देखिए कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य बल के विस्थापन की दिशा में, ये मुख्य परिभाषा है, इसको ध्यान से देखिएगा। किसी बल द्वारा किया गया कार्य बल के विस्थापन की दिशा में अनुदिश घटक और विस्थापन के परिमाण के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, मतलब बल के विस्थापन की दिशा में जो अनुदिश घटक होता है उसको और विस्थापन का जो परिमाण हमें प्राप्त हुआ है उसको, दोनों को मिलाकर हम क्या करें? गुणा कर दें। तो जो चीज़ हमें प्राप्त होगी वही होगा कृत कार्य, यानी किया गया कार्य। उसको यहाँ फार्मूले के रूप में यानी सूत्र के रूप में दर्शा दिया गया है जिससे कि समझना और आसान हो जाए। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, जितना बल लगाया गया और बल जिधर लगाया गया उस दिशा में कितना विस्थापन हुआ, दोनों जो संख्याएं हैं उनका या दोनों जो मात्राएं हैं उनका आपस में गुणा कर दिया, तो इससे जो किया हुआ कार्य है वो मालूम हो गया। अब इसमें बता दिया गया W जो है वो वर्क है, F जो है वो फोर्स है यानी बल है, और S जो है वो विस्थापन है। तो इस प्रकार से F इंटू S, या विस्थापन को अगर आप D से व्यक्त करें, डिस्प्लेसमेंट, D फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो F इंटू D भी हो सकता है। यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो जाते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य हो जाएगा। कैसे होगा? यहाँ आप सूत्र देखिए, तो यहाँ पर हो जाता है W बराबर F इंटू S और कॉस थीटा। अब थीटा का मान अगर आप रख दीजिए, लंबवत का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये 90 जो वैल्यू है ना, इसको थीटा की जगह रख दीजिए। कॉस 90 का मान 0 होता है और 0 का आप कितनी भी बड़ी संख्या में गुणा कर दीजिए, परिणाम आपको अंडा ही प्राप्त होना है यानी 0। तो इस प्रकार से टोटल जो वर्क है वो क्या हो जाएगा? सबका सत्यानाश हो जाएगा, यानी वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कार्य शून्य हो जाता है अगर बल और विस्थापन आपस में लंबवत हो जाए तो। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ शक्ति को देख लीजिए। तो शक्ति उस समय दर को परिभाषित करती है जिससे कार्य किया गया था या ऊर्जा स्थानांतरित हुई थी। जो समय दर होती है उसको यहाँ परिभाषित करने का काम पावर करता है। किसी बल की औसत शक्ति उस बल द्वारा किए गए कार्य W और उसमें लगने वाले समय के अनुपात से प्राप्त होती है, यानी किया गया कार्य बटे समय अंतराल या समय। तो W बटे T, P बराबर W बटे T, ये सिंपल इसका फार्मूला है। शक्ति एक अदिश राशि है। ध्यान दीजिएगा, कार्य, ऊर्जा, ये दोनों क्या है? अदिश राशियां हैं। उसी प्रकार से शक्ति भी जो है वो अदिश राशि है। SI मात्रक इसका वाट होता है। W से इसको व्यक्त किया जाता है, कैपिटल W। और विमा की अगर बात की जाए तो विमा आप निकाल लीजिए, कार्य की विमा आप ऊपर रख दीजिए। विमीय सूत्र का तो कैलकुलेशन किया जा सकता है, इसमें रटने की भी आवश्यकता नहीं है। बेसिक अगर आपको पता है, कार्य का आप जानते हैं, पीछे आपने सूत्र देखा है, तो उस आधार पर आप विमा निकालेंगे तो ml स्क्वायर T की पावर -2 होता है। ठीक है, कार्य की विमा क्या होती है? ml स्क्वायर T की पावर -2 और बटे समय की विमा रख दीजिए, कैपिटल T। अब T की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये T की पावर -1 हो जाएगा। माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं, तो T की पावर -2 T की पावर -1 जुड़कर क्या हो गया? T की पावर -3 हो गया। बाकी ml स्क्वायर तो रहेगा ही। मतलब क्या हो गया? ml स्क्वायर T की पावर -3। ये आपकी शक्ति की विमा यानी शक्ति की डायमेंशन हो गई। अब यहाँ पर 1 वाट की डिफिनीशन दी हुई है।
एक वॉट का मान ये 1 जूल/सेकंड के बराबर होता है। 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के जो आविष्कारक थे, मतलब कई सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। भाप के इंजन के आविष्कार के पीछे कई सारे नामों को आप देखते हैं, लेकिन मूल नाम हम देखते हैं जेम्स वाट का। अगर कोई मोटे तौर पे पूछे कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो हमारे मुंह से निकल जाता है जेम्स वाट। तो जेम्स वाट का नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध था और इन्हीं के नाम पर शक्ति के मात्रक का नाम रखा गया है वाट। ये जो W है वाट, ये जेम्स वाट के वाट में से लिया गया है। और शक्ति का बहुत पुराना मात्रक है अश्व शक्ति, यानी हॉर्स पावर जिसे हम कहते हैं। तो अश्व शक्ति एक बड़ा मात्रक है, 746 वाट के ये बराबर होता है। इसके कन्वर्जन को आप ध्यान दीजिएगा, कई बार ये पूछा भी गया है। एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। और यह मात्रक आज भी कार, मोटर बाइक या जो पंप होते हैं, इंजन होते हैं, उनकी क्षमता को नापने के लिए किया जाता है। इंजन की क्षमता, जैसे टुल्लू पंप आपका है या कोई भी ऐसा समरसेबल पंप है, तो उसकी पावर आपको बतानी है तो आप वाट में बताने से पहले हार्स पावर में बताएंगे कि इतने हार्स पावर का ये, कई हार्स पावर का पंप है, ऐसे लोग पूछ लेते हैं। तो ये अश्व शक्ति जो है ये अभी भी प्रचलन में। जब हम विद्युत उपकरण जैसे कि विद्युत बल्ब, हीटर, प्रशीतक माने फ्रिज की बात हो रही है, तो इसे खरीदते हैं तो इसमें वाट के मात्रक के तौर पे ही व्यवहार दिखाई देता है। आप LG का रेफ्रिजरेटर ले लीजिए, सैमसंग का टीवी ले लीजिए, तो उसमें जो उसकी पावर, कितना पावर उसका खर्च करने की कैपेसिटी है, तो उसमें आप देखिए कि वाट में लिखा रहता है, वहाँ हार्स पावर में नहीं लिखा रहता है। तो व्यवहारिक मात्रक जो है वो वाट है, लेकिन हम लोग पहले से जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो अश्व शक्ति है, जो कि एक बड़ा मात्रक है। अब यहाँ देखिए आप, एक 100 वाट का बल्ब जो है वो 10 घंटे में 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की खपत करता है। अर्थात अब इसको समझाया गया है यहाँ मैथमेटिकल तरीके से। तो 100 वाट का बल्ब है और उसको समय कितना लग रहा है, तो 10 घंटे का समय लग रहा है। मतलब 10 घंटे में वो कितनी ऊर्जा खपा रहा है वही यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको आप यहाँ देख लीजिए, 100 वाट गुणे 10 घंटा, यानी 100 का 10 में गुणा कर दिया तो ये हो गया 1000, और वाट और घंटा का गुणा हुआ तो वाट घंटा हो गया। तो ये जो 1000 वाट घंटा आप देख रहे हैं ये 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। इसी को कहते हैं 1 किलोवाट घंटा, यानी kWh ऐसे। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 10⁻³ और 3600 सेकेंड, मतलब यहाँ पर हमने किया क्या है, ये जो घंटा है ना इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया है, और ये जो किलो है इसको सामान्य मात्रकों में बदल दिया है। कहने का मतलब ये है कि जब घंटे का यहाँ कन्वर्जन आप सेकेंड में करेंगे तो ये 3600 वहीं से आया है। अब 10⁻³ वाट हो गया और साथ में 3600 यहाँ पे सेकंड हो गया। तो वाट सेकंड जो है इसको एक साइड कर दीजिए और 10⁻³ और 3600 को आपस में मिला दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻⁶ ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि 10⁻³ पहले से ही है और यहाँ 2 जीरो, मतलब 10⁻² पहले से ही मौजूद था। यहाँ पे अगर बीच में पॉइंट लगा देंगे 3 और 6 के बीच में, तो एक 10 और आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस हिसाब से 10⁻³ यहाँ से हो गया, और गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो 10⁻³ गुणे 10⁻³ माने 10⁻6 हो गया। तो 3.6 गुणे 10⁻6 ये आपका क्या हो गया, जूल सेकेंड, माफ कीजिएगा वाट सेकेंड, यानी इसी को कहा जाता है जूल। अब यहाँ आप देखें, कैलोरी का जूल में रूपांतरण दिया है और अर्ग का जूल में रूपांतरण दिया है। ये कैसे होता है, ये पैमाने भी आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पर रटने वाला ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि सिर्फ आपको इसमें आंकड़ा ही पता होना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, वो जानने की आवश्यकता नहीं है। तो आप वैसे भी जानते हैं 4.2 जूल लगभग, क्योंकि 4.186 होता है तो उसको लगभग मान लिया जाता है कि 4.2 जूल के बराबर है, और 1 अर्ग बराबर आप देख ही रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने 2 नए पैमानों को यहाँ पर देखा, और साथ में शक्ति का जो मुख्य सूत्र होता है और कैलकुलेशन होता है उसको जाना। अब यहाँ देखिए, विद्युत ऊर्जा के विषय में कहा गया है कि विद्युत ऊर्जा की जब हम खपत नापते हैं तो उसके लिए मूल्य मात्रक जो है वो kWh यानी किलोवाट आवर जो है उसमें चुकाया जाता है। ये k जो है ये किलो को व्यक्त कर रहा है, W यहाँ वाट को, और h जो है वो घंटा यानी आवर को व्यक्त कर रहा है, जिसे कि साधारणतः यूनिट के नाम से पुकारा जाता है। यही जो kWh है इसी को कहा जाता है यूनिट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि kWh यानी ये जो किलोवाट आवर है ये वैद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है, वाणिज्यिक प्रयोग इसका किया जाता है। और ऊर्जा का मात्रक वाट या मेगावाट होता है, वो जैसी एनर्जी आपको नापनी है उसके हिसाब से आप इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ भार और द्रव्यमान को देख लीजिए। तो भार क्या है, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया जो आकर्षण बल होता है वो उस वस्तु का भार कहलाता है। आकर्षण बल मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। और द्रव्यमान क्या है, तो किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु के द्रव्यमान के तौर पर नापा जाता है। मतलब उस वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा यानी उसका परिमाण, वही उसका द्रव्यमान कहलाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा स्थिर होता है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो।
इसे m से व्यक्त किया जाता है, लेकिन भार ये परिवर्तनशील होता है क्योंकि ये पृथ्वी के गुरुत्व बल या किसी भी ग्रेविटी से प्रभावित होता है और इसीलिए इसमें परिवर्तन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण दोनों मिलकर काम करते हैं। तो द्रव्यमान तो स्थिर रहेगा किसी भी वस्तु के लिए, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण जो है वो बदलता रहेगा, तो इसलिए भार में भी परिवर्तन होता रहता है। स्थान बदलने के साथ साथ, परिस्थिति बदलने के साथ साथ इसका मान बदल जाता है। अब यहाँ पर आप बल को देखिए। हमने देखा कि बल के बिना कोई कार्य संभव नहीं है, बल के बिना किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन संभव नहीं है, बल के बिना कोई गति संभव नहीं है। तो ऐसे में फिर ये जानना आवश्यक है कि बल है क्या चीज़। तो बल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसी के बल पर पूरा जो ब्रह्मांड है वो नियंत्रित हो रहा है, चाहे वो गुरुत्वीय बल हो या कोई शारीरिक बल हो, आप किसी भी बल के तौर पे इसे देख सकते हैं। यह वह बाहरी कारक है, मतलब फोर्स की बात हो रही है, ये बाहरी कारक है जो कि किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी विराम की अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को बदल सकता है या परिवर्तित करने की यानी बदलने की क्षमता रखता है। बदल सकता है, बदल चुका है या बदलने की क्षमता रखता है। तो ऐसे जो कारक होते हैं उनको कहा जाता है बल। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगर द्रव्यमान मतलब किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण दोनों का गुणा कर दीजिए तो उस पर लगाए गए बल का ज्ञान हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक न्यूटन है और सीजीएस मात्रक होता है डाइन। अब यहाँ पर न्यूटन और डाइन में आपस में कन्वर्जन कर दें तो 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। बलों के प्रकार होते हैं, तो अगर प्राकृतिक बलों की बात करें, वैसे तो जो सामान्य हमारे दैनिक जीवन में बल देखते हैं तो उसमें कई तरह के हैं, लेकिन प्राकृतिक बल मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं और इन्हीं 4 प्रकारों में हमें इसे पढ़ना है। तो यहाँ देखिए कि दुनिया के जितने भी प्रकार के अन्य बल हैं जिन्हें कि हम फुटकर तौर पर कह रहे थे, तो वो सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। 4 बल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला इसमें आप देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, इसके बाद जितने भी दुर्बल बल हैं उनको एक तरफ डाल दिया गया और प्रबल बलों को एक तरफ कर दिया गया। ये 4 वैरायटी हो गई। अब इन चारों के बारे में देख लेते हैं। तो गुरुत्वीय बल जो होता है वो क्या चीज़ है? गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं 2 पिंडों के बीच में उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल होता है। ये एक सार्वत्रिक बल है। विश्व में प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड के कारण बल का अनुभव करता है। और उदाहरण के लिए इस पृथ्वी पर रखी गई प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के कारण अपने गुरुत्व बल का अनुभव करती है, मतलब अपने ऊपर बल का अनुभव करती है। विशेष बात यह है कि पृथ्वी के परितः चंद्रमा तथा मानव निर्मित उपग्रहों की गति और सूर्य के परितः पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों की गति, वास्तव में पृथ्वी पर गिरते पिंडों की गति, ये सब गुरुत्व के द्वारा ही नियंत्रित होती है। यहाँ जो मूल बल है वो कौन सा है? गुरुत्व बल। पृथ्वी की या पूरे विश्व की बात करें तो विश्व की बृहद स्तर की परिघटनाओं जैसे कि तारे, मंदाकिनी या जो आकाशगंगाओं का गुच्छा है, पूरा क्लस्टर है, तो इस प्रकार की चीज़ों के बनने और विकसित होने की प्रक्रियाओं के पीछे भी गुरुत्वाकर्षण बल का ही योगदान है। जो धूल के बादल हैं उनका आपस में संगठन शुरू होता है, गैसीय आवरण इकट्ठा होने लगता है और इस प्रकार से बनती हैं आकाशगंगाएं यानी गैलेक्सीज। और इन गैलेक्सीज के अंदर जब द्रव्यमानों का आपस में जमावड़ा होने लगता है, गुरुत्व बल प्रबल होने लगता है, तो इसके परिणाम स्वरूप फिर नई नई संरचनाएं बनने लगती हैं जो कि सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं। ये प्रक्रियाएं जो हैं ये गुरुत्व बल के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। अब विद्युत चुंबकीय बल क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अगर बात करें तो ये आवेशित कणों के बीच में लगता है। कणों पर जब आवेश उत्पन्न होता है तो उनके बीच में आपस में एक बल काम करने लगता है। वो अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी दोनों दूसरे से मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। और अगर बराबर आवेश नहीं है, विपरीत आवेश है, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, तो एक दूसरे के पास आएंगे, चिपक जाएंगे। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। यही चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई। गतिशील आवेश चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अगर कोई आवेश तो उसके अंदर है ही है, मतलब वो चार्ज पार्टिकल है और ऊपर से वो गतिमान है, तो जब वो गतिमान हो जाएगा तो इससे उत्पन्न होगा चुंबकत्व। और चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेशों पर बल आरोपित करता है। व्यापक रूप से वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव ये दोनों जो है ये एक दूसरे से अभिन्न है, मतलब इन्हें एक दूसरे से जोड़कर ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो विद्युत बल है उसी की वजह से चुंबकत्व भी पैदा होता है। ये जो आवेश बल है जो कि वास्तव में एक विद्युत बल ही है, तो इनके गतिमान होने की वजह से जो चार्ज पार्टिकल हैं वो जब तेज रफ्तार में चलते हैं या उनके अंदर किसी भी तरह का मोशन होता है, तो इससे जो क्षेत्र वहाँ उत्पन्न होता है वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। चूँकि विद्युत के साथ उसका समायोजन होता है, इसलिए उस क्षेत्र को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहा जा सकता है। और यहाँ ये भी है कि गुरुत्वाकर्षण बल की तरह ही विद्युत चुंबकीय बल भी लंबी दूरियों तक काम करता है। इसका भी जो प्रभाव क्षेत्र है वो लंबा चौड़ा होता है और इसे किसी माध्यम की भी आवश्यकता नहीं होती।
एक और चीज़ है, यहाँ तुलना तो हमने कर दी गुरुत्व बल और विद्युत चुंबकीय बल की, लेकिन विद्युत चुंबकीय बल ताकतवर भी बहुत होता है, ये गुरुत्व बल की तरह से कमज़ोर नहीं होता है। गुरुत्व बल भी इतना कमज़ोर नहीं है, उसके अंदर भी प्रचंड ताकत होती है। जैसे आप ब्लैक होल को ले लीजिए, उसके अंदर प्रबल बल क्या है, ये ग्रेविटी ही तो होती है। उसकी ग्रेविटी इतनी तगड़ी होती है कि वो प्रकाश को भी लौट कर जाने नहीं देता है, अपने अंदर सोख लेता है। तो इस तरह का जो आकर्षण है ये गुरुत्व बल का ही एक प्रचुर गुण होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ताकतवर होता है विद्युत बल। अब ये विद्युत चुंबकीय बल है असल में। अब यहाँ देखिए कि उदाहरण के तौर पे किसी निश्चित दूरी के बीच में दो प्रोटॉनों के बीच में वैद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्व बल से 10⁻36 गुना बड़ा होता है। दोनों की अगर हम तुलना करेंगे तो उसमें गुरुत्व बल जो है वो विद्युत बल की तुलना में बच्चा लगेगा, छोटा लगेगा। गुरुत्व बल जो है वो भी काम करेगा, क्योंकि दो पिंड है, मतलब प्रोटॉन दो अलग अलग हैं, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो निश्चित रूप से उनके बीच में ग्रेविटी काम करेगी। लेकिन वो ग्रेविटी उतनी पावरफुल नहीं होगी जितना कि बीच का जो आप देख रहे हैं इसमें विद्युत बल वो काम करेगा। दोनों के बीच में धनावेश है, प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं, तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। प्रबल नाभिकीय बल, अब यहाँ देखिए तो नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है। स्पष्ट है कि बिना किसी आकर्षी बल के प्रोटॉनों के पारस्परिक प्रतिकर्षण होने के कारण कोई भी नाभिक असंतुलित हो जाएगा। मतलब हम देखते हैं ना कि इस नाभिक में इतने प्रोटॉन हैं, इतने न्यूट्रॉन हैं और बाहर कक्षाओं में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम तो ये सामान्य तौर पे बिलीव कर लेते हैं कि भैया नाभिक में प्रोटॉन है, किनारे पर इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के बीच में आपस में आकर्षण बल है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और इसीलिए परमाणु का अस्तित्व बना हुआ है। लेकिन ये भी तो सोचिए कि नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन नहीं है, तत्व जो है वो अलग अलग परमाणु क्रमांक के हैं, तो एक प्रोटॉन नहीं है, कई सारे हैं। तो क्यों नहीं इनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल है वो शुरू हो जाता है लगना, और चूंकि पूरे परमाणु का जो ज़्यादातर द्रव्यमान है वो उसके नाभिक पर केंद्रित होता है, तो ये नाभिक विखंडित क्यों नहीं होने लगता है अपने आप, क्यों ये टिका रहता है? तो इसके पीछे का रीज़न यहाँ पर बताया गया है कि नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांध कर रखता है, और स्पष्ट है कि बिना किसी आकर्षण बल के प्रोटॉनों का जो परस्पर प्रतिकर्षण है वो होना शुरू हो जाएगा, तो नाभिक असंतुलित हो जाएगा। क्योंकि वैद्युत बलों की तुलना में गुरुत्व बल उपेक्षणीय होता है, अतः यह बल गुरुत्व बल नहीं हो सकता है। वैज्ञानिक जो है ना वो बाल की खाल निकालने में माहिर होते हैं, तो उन्होंने दोनों ही बलों का यहाँ प्रयोग करके देखा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है, मतलब कोई ना कोई बल तो काम कर रहा है जो कि नाभिक को स्थिर बनाए हुए, नहीं तो नाभिक तो अब तक विखंडित हो जाना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी वहाँ पर उतनी मजबूत है नहीं। एकमात्र बल हमें दिखाई दे रहा है जो कि आवेश बल यानी विद्युत बल है, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इन्हें तो दूर भागना चाहिए, लेकिन ये भाग नहीं रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई तीसरा बल है। अब तीसरा बल कौन सा है? तो ये नाभिकीय बल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रबल नाभिकीय बल होता है जो कि सभी जितने भी बल हैं उनसे ज़्यादा पावरफुल है। अब ये वैज्ञानिकों ने कैसे जाना? वो जो आवेश बल है यानी विद्युत बल है उससे ज़्यादा प्रभावशाली रहा होगा, तभी वो प्रोटॉनों को बांध कर रख पाया। अगर वो किसी भी तरह से उस आवेश बल यानी विद्युत बल से कम पड़ा होता नाभिकीय बल, तो निश्चित रूप से फिर वहाँ पर आवेश वाला गुण काम करने लगता और प्रोटॉन आपस में विखंडित हो जाते, माने एक दूसरे से दूर भाग जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि नाभिकीय बल की मात्रा इन दोनों से ज़्यादा होती है। ठीक वैसे ही जैसे ग्रेविटी से बड़ा मतलब गुरुत्व बल से बड़ा विद्युत बल होता है, उसी प्रकार से विद्युत बल से बड़ा नाभिकीय बल होता है। ऐसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तर्क यहाँ पर आप साथ में करते हुए सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अब देखिए कि इसमें आवेश के प्रकार पर ये निर्भर नहीं करता है, और विद्युत चुंबकीय बल से ये 100 गुना बड़ा होता है। अब समझ लीजिए 10⁻36 गुना वो बड़ा था, और 100 गुना उससे भी बड़ा ये वाला है, मतलब नाभिकीय बल है। यह आवेश के प्रकार पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है। अब इसमें देखिए न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, मतलब आवेश से इसका कोई लेना देना नहीं है। तथापि इसका परिसर बहुत कम होता है, लगभग नाभिक के विमाओं यानी 10⁻15 मीटर का ही होता है। यह किसी नाभिक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन इस बल का अनुभव नहीं करता है। अभी तक वैज्ञानिक यही मानते थे कि इलेक्ट्रॉन इस बल को महसूस नहीं करता है, लेकिन अभी के कुछ विकास जो है उसमें सूचित किया गया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और कहीं अधिक मूल अवयवों में, जिन्हें कि क्वार्क कहा जाता है, ये उनसे मिलकर बना हुआ है। अब देखिए दुर्बल नाभिकीय बल क्या है। तो प्रबल नाभिकीय बल को हमने देखा। दुर्बल नाभिकीय बल केवल निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं जैसे कि नाभिक के बीटा क्षय जो होता है उसमें प्रकट होते हैं, वहां पर इनका आभास हमें होता है। बीटा क्षय जब होता है तो उसमें नाभिक एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अनावेशित कण जिसे कि न्यूट्रिनो कहा जाता है। न्यूट्रिनो के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन यानी स्मॉल ई से व्यक्त करिए तो उसके ऊपर हमेशा ऋणावेश होता है, ये उसकी पहचान है। लेकिन न्यूट्रिनो के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। तो ये दोनों ही कण यहाँ से जो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो जब बीटा क्षय होता है तो उस समय रिलीज होते हैं।
और दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल जितना कमज़ोर नहीं होता है, लेकिन प्रबल नाभिकीय बल और विद्युत चुंबकीय बल से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। और दुर्बल नाभिकीय बल का जो परिसर है, मतलब इसकी जो रेंज है वो बहुत छोटी होती है, 10⁻16 मीटर की कोटि की होती है, यानी बहुत ज़्यादा ये छोटा होता है। तो ये हमने दुर्बल नाभिकीय बल के बारे में यहाँ पर परिचय प्राप्त किया। अब आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को, बलों के बारे में ही हम लगातार देख रहे हैं। तो 4 मुख्य बलों को तो हमने देख लिया। जब कोई भी वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है यानी सर्कुलर मोशन करती है, तो उसमें संतुलन बनाए रखने के लिए 2 अलग अलग फोर्सेस के बारे में हम पढ़ते हैं। एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, मतलब अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल, जिसमें से कि अभिकेंद्र बल को हम वास्तविक मान लेते हैं और अपकेंद्र बल को कहते हैं कि वो स्यूडो फोर्स है, यानी छद्म बल। तो दोनों किस तरह से काम करते हैं? अभिकेंद्र बल यानी अभिकेंद्र मतलब केंद्र की ओर, ये हमेशा केंद्र की ओर खींचता है। ये बल लगेगा तो चीज को, जो सेंटर है वृत्तीय पथ का जो केंद्र है, उस ओर खींचेगा। तो कायदे से तो वस्तु को केंद्र की ओर गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब है कि केंद्र से बाहर की ओर कोई बल लग रहा है जो कि इस बल को बैलेंस कर ले रहा है, और इस वजह से वस्तु अपनी संतुलित अवस्था में चलायमान रह रही है। तो किसी पिंड को वृत्ताकार मार्ग में गति में बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर एक बल आवश्यक होता है, जिसे कि अभिकेंद्र बल कहा जाता है। और इसका जो सूत्र है उसे आप देखें, ये F मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स से तात्पर्य है। तो F mv²/r यहाँ बता दिया गया है हर एक चीज़ का मतलब। तो v जो है वो पिंड का वेग है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी, या जो भी आप इसमें देख रहे हैं। इसके अलावा वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है, मतलब इसकी जो पूरी रेडियस है, उसको यहाँ पर लिया गया है r के तौर पे। तो mv²/r इसका कैलकुलेशन आप कर देंगे, माने गुणा करके भाग दे देंगे, तो f का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? महत्वपूर्ण इसके एग्जाम्पल है, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, इसमें भी अभिकेंद्र बल काम करता है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाता। और कीचड़ पर तेजी से चलती साइकिल स्कूटर के पहियों द्वारा कीचड़ के कण ऊपर की ओर स्पर्श रेखीय दिशा में फेंक दिए जाते हैं। यही कारण है कि इनके पहियों में मडगार्ड लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है? कीचड़ का ऐसा जो प्रक्षेपण है ये क्यों वहाँ देखने के लिए मिलता है? तो यहाँ भी अभिकेंद्र बल काम कर रहा होता है। तो मडगार्ड इसी से सेफ्टी के लिए होता है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति और ग्रहों के चारों ओर जो प्राकृतिक या कृत्रिम उपग्रह हैं इत्यादि हैं, उनकी गति में भी गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल को उत्पन्न करता है। तो अब यहाँ ये मालूम हुआ कि अभिकेंद्र बल कुछ और नहीं है, ये गुरुत्व बल का ही एक छोटा सा बच्चा है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए किसी मोड़ या रेल मतलब कोई मोड़ है, वो मोड़ जो है वो रेल की पटरी पर भी हो सकता है और सड़क का भी मोड़ हो सकता है। तो वहाँ अगर कोई वाहन मुड़ता है तो उसके पहियों और सड़क के बीच लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होता है यानी घर्षण बल होता है, वो वहाँ पर आवश्यक अभिकेंद्र बल को उत्पन्न करता है। तो यहाँ जो घर्षण बल है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह ले लेता है और वो अभिकेंद्र बल को पैदा कर देता है। जब एक पत्थर के टुकड़े को किसी डोरी के एक सिरे से बांधकर हम घुमाते हैं तो डोरी को अंदर की ओर खींचे रखना पड़ता है, अर्थात डोरी पर नियंत्रण रखने के लिए अंदर की ओर उसे बल लगाकर रोके रखना पड़ता है। तो अंदर की ओर जो हम बल लगा रहे हैं, जो कि धागे को अंदर खींच रहा है अपनी ओर, तो वो क्या कहलाएगा? वो अभिकेंद्र बल कहलाएगा। और पत्थर के टुकड़े को इसी प्रकार से वृत्ताकार मार्ग पे घुमाया जा सकता है। इसके बाद अब केंद्रीय बल को देखिए, इसी का उल्टा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पे चलता है तो उसकी गति को बनाए रखने के लिए केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है, कुछ ऐसे। ये आपका सर्कुलर पाथ है, ये आपका सेंटर है और ये चारों ओर इसकी सर्कलमस्टेंस है। यहाँ पे मान लीजिए ये केंद्र हो गया, यहाँ से कोई वस्तु जो है ऐसे गोल 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 पथ पे चक्कर लगा रही है, तो एक फोर्स तो उसको अंदर की ओर खींच रहा है। अगर सिर्फ यही अकेला बल रहेगा तो फिर क्या होगा? ये वस्तु अंदर गिर जाएगी। लेकिन दूसरा एक ऐसा बल होता है जो कि केंद्र से बाहर की ओर लगता है, और जब केंद्र से बाहर की ओर लगता है तो ये वस्तु को गिरने नहीं देता है, संतुलित रखता है। और यही वाला जो बाहर की ओर लगने वाला बल है, ऐसे बाहर की ओर लगता है, तो वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्र बल। इसको छद्म बल भी यानी स्यूडो फोर्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जो चक्करदार झूला होता है उसमें बैठे हुए व्यक्ति का चक्र की त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर धक्का महसूस करना, ये असल में अपकेंद्र बल का एक एग्जाम्पल है। और साथ में केंद्रित्र जो है इसको देख लीजिए, ये अपकेंद्रित्र है। ये क्या चीज़ है? तो इसकी सहायता से हल्के या भारी कणों को अलग किया जाता है। अब ये तो अत्यंत शुद्ध हिंदी है, वास्तव में एक संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है आप वॉशिंग मशीन ले लीजिए।
कपड़े की सफाई के लिए वो क्या करती है, इसी अपकेंद्र बल को ही यूज़ करती है। ऐसे ही मक्खन भिगोने की जो मशीन होती हैं या पुराने ज़माने की मथनी, तो उसमें भी आप यही काम करते हैं। मथनी से जब दूध, या माफ़ कीजिएगा, दूध से मक्खन नहीं निकलता है, दही से निकलता है, तो दही को जब आप वहाँ पे मथते हैं मथानी डालकर, तो बाहर की ओर जो फोर्स सप्लाई होता है वो मक्खन के या जो उसमें घी के पार्टिकल होते हैं उनको बाहर की ओर, मतलब बर्तन की दीवार पर जमा कर देता है। तो ये प्रक्रिया है। कपड़ा सुखाने की मशीन, क्रीम निकालने की मशीन, इसके अलावा जो अपकेंद्री पंप होता है, वो सब इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि बल का नाम दिया है, उनकी आपेक्षिक प्रबलता दी है ताकि आप उनके बीच में संबंध को समझ सके, और उनकी जो रेंज है यानी परास है वो दी हुई है, जिनके बीच में ये लगता है वो दिया हुआ है। तो हमने ये देखा कि गुरुत्व बल जो है वो तो सबसे कमज़ोर पड़ गया, बाकी जितने बल हैं वो सब इससे ताकतवर हैं। लेकिन असलियत क्या है कि ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा व्यापी है, मतलब ज़्यादा फैली हुई चीज़ है, उसकी परास ज़्यादा है, वो ज़्यादा लंबी रेंज तक काम करती है। बाकी जितने बल हैं उनका दायरा छोटा छोटा है, वो अपने छोटे दायरे में शेर बने हुए रहते हैं। जैसे कि दुर्बल नाभिकीय बल की जो परास है वो बहुत छोटी होती है, और ये आप देख रहे हैं प्रबल नाभिकीय बल जो एकदम से चौथे पॉइंट पे दिया हुआ है, इसकी भी जो नाभिकीय माप है वो काफ़ी ज़्यादा लघु होती है, छोटी होती है। दुर्बल वाले में बहुत कम यहाँ दिया हुआ है, 10⁻⁻13, ये क्या है, इसकी आपेक्षिक प्रबलता है। और प्रबल नाभिकीय बल की जो आपेक्षिक प्रबलता है वो 1 होती है। अच्छा, विद्युत चुंबकीय बल जो है इसकी परास अनंत होती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही अनंत परास वाला होता है। और इसमें जो बल लगता है वो किन के बीच में लगता है, तो आवेशित कणों के बीच में लगता है। कणों के ऊपर आवेश होता है और उनके बीच में ये फोर्स अप्लाई होता है। गुरुत्व बल जो है वो विश्व के सभी पिंडों के बीच में लगता है। ऐसी वस्तु जिसमें द्रव्यमान है उसमें आपस में गुरुत्व बल काम करेगा ही करेगा। तो इन दोनों की ही परास अनंत होती है। कभी कभी परास से जुड़े हुए यानी रेंज से जुड़े हुए क्वेश्चंस आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को देख लेते हैं। तो यहाँ एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। चूँकि हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हम द्रव्यमान के साथ साथ अगर ऊर्जा को नहीं देखेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। अब ऊर्जा है क्या चीज़? किसी वस्तु के काम करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि। और ऊर्जा एक अदिश राशि है। व्यक्त करने के लिए दिशा की जानकारी होना आवश्यक नहीं है। मात्रक जूल होता है, ये आपने पीछे ही देखा था। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक और विमाएं यहाँ बराबर हो जाती हैं। यांत्रिक ऊर्जा को देखिए तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये यांत्रिक काम करने की क्षमता किसी पिंड को देती है, जिसमें कि गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है। और एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जाओं का जो कुल योग होता है उसी को कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। मतलब अगर कुल यांत्रिक ऊर्जा आपको निकालनी है तो उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा और उसकी गतिज ऊर्जा दोनों को मिलाकर जोड़ दीजिए। तो जोड़ दीजिए वो तो ठीक है, लेकिन अलग अलग डिफिनीशन भी तो पता होनी चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा को। ये वो ऊर्जा होती है जो कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। जब वस्तु गतिमान होती है तो उसकी गति की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम किलोग्राम है और चाल जो है वो v मीटर पर सेकेंड है, यहाँ आप देख रहे हैं, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा को हम कैसे दर्शाएंगे? ke माने काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², 1/2 m × v²। गतिज ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। ऊर्जा जो है वो टोटल अदिश राशि है, तो उसमें गतिज और स्थितिज की बात ही नहीं है। अब यहाँ आप देखें कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उस पिंड द्वारा किए गए कार्य की माप होती है जो वह अपनी गति के कारण कर सकता है। अपनी गति की वजह से जो कार्य करता है उसकी ये माप होती है या उसका मापन होता है। इस धारणा का अंतर्ज्ञान बहुत समय से है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि अभी नया नया किसी को मालूम हुआ है। तेज गति से बहने वाले पानी की धारा की गतिज ऊर्जा का उपयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि पाल और तीव्र गति से बहते हुए जल का इस्तेमाल हम विद्युत बनाने में भी करते हैं। पानी के वेग का ही सहारा लेके तो हम गतिज ऊर्जा मतलब जो यांत्रिक ऊर्जा है उसे प्राप्त करते हैं और उसके बाद उसी के सहारे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो तमाम इस्तेमाल हम करते आ रहे हैं। बिजली बनाने का जो उपयोग या काम है ये बाद में स्टार्ट हुआ है, इससे बहुत पहले से हम गतिज ऊर्जाओं के लिए गतिज ऊर्जाओं का उपयोग करते आ रहे हैं। अब यहाँ आप देखें कि पाल जो होता है ये जलयान को तेज गति से चलाने में सहायक होता है। पालदार नावें होती हैं, बहुत तेज रफ्तार में चलती हैं, तो इसमें भी जो हवा की गतिज ऊर्जा है उसको इस्तेमाल किया जाता है इंजन के तौर पे। और यहाँ पर कुछ जो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा है उसको भी देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा को हमने देखा है और इसकी ये किस प्रकार की भौतिक राशि है, सूत्र गणना करने वाला वो सब देख लिया है। स्थितिज ऊर्जा वो ऊर्जा है जो किसी वस्तु या निकाय की स्थिति या उसकी दशा के कारण उसमें मौजूद होती है। स्पष्ट है कि यदि कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लाई गई है तो इस दौरान किया गया कार्य ही उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है।
स्थितिज ऊर्जा के भी कई सारे स्वरूप होते हैं, जैसे कि प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। इस तरह से स्थितिज ऊर्जाओं के प्रकार होते हैं। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा पीई यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है, यहाँ आप देख रहे हैं, इसको mgh से व्यक्त किया जाता है। और यहाँ पर यम जो है वो द्रव्यमान है, जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है और यच जो है वो ऊंचाई। अब यहाँ देखिए संवेग को, स्थितिज ऊर्जा को तो हमने देख लिया। मोमेंटम क्या है? किसी पिंड के संवेग को उसकी संगति यम, उसके वेग v दोनों के गुणनफल के द्वारा परिभाषित किया जाता है, m इंटू वी, और इसे p के द्वारा व्यक्त किया जाता है। स्पष्ट रूप से संवेग एक सदिश राशि। दैनिक जीवन में अगर हम देखें तो साधारण अनुभवों में इसका हम इसे महसूस कर सकते हैं। पिंडों की गतियों पर बल के प्रभाव पर जब हम विचार करते हैं तो हमें संवेग का महत्व मालूम होता है। संवेग की दिशा वेग की ही दिशा होती है, मतलब जिस दिशा में वेग अप्लाई हो रहा है या वेग काम कर रहा है उसी दिशा में संवेग भी काम करेगा। और हर गतिमान वस्तु में, जो वस्तु वेग में है मतलब रफ्तार में है, तो उसके अंदर संवेग होगा ही होगा। संवेग का एसआई मात्रक किग्रा मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ एसआई यूनिट को आप जानते रहिए। समान समय में लगाया गया समान बल विभिन्न पिंडों में समान संवेग परिवर्तन उत्पन्न करता है, और यह गति के दूसरे नियम द्वारा प्रमाणित मार्गदर्शक सिद्धांत है। जो दूसरा नियम है गति का, यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसके द्वारा ये नियंत्रित होता है। इसके बाद आप देखिए कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उसी दिशा में होती है जिस दिशा में यह बल काम करता है। मान लीजिए कि एक कम भार का वाहन जो है, जैसे कि छोटी कार, तथा एक अधिक भार लदा हुआ वाहन जैसे कि ट्रक इत्यादि है, मतलब जो माल ढोने वाले ट्रक होते हैं, दोनों ही क्षैतिज सड़क पर खड़े हैं। हम सभी भली भांति जानते हैं कि समान समय अंतराल में दोनों वाहनों को समान चाल से अगर गति करानी है तो कार की तुलना में ट्रक को धकेलने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और इसी प्रकार यदि एक हल्का पिंड और एक भारी पिंड है तो दोनों को अगर समान चाल से गतिमान किया गया है और समान समय अंतराल में दोनों पिंडों को रोकना है, तो हल्के पिंड की तुलना में भारी पिंड के लिए हमें ज़्यादा विरोधी बल लगाना पड़ेगा, तब जाकर वो रुकेगा। मतलब चलाने में भी उतनी ही मेहनत लगानी पड़ेगी, यानी बल लगाना पड़ेगा जितना कि रोकने में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ जितना ज़्यादा उस पिंड का भार होगा, जितना ही ज़्यादा उसमें द्रव्यमान की मौजूदगी होगी, उसी हिसाब से उस पर बल आरोपित करना पड़ेगा। ये आवश्यकता है। अब यहाँ देखिए कि यदि दो पत्थर, एक हल्का और एक भारी है, मतलब एक पत्थर जो है वो हल्का है, दूसरा वजनदार है, और वो एक भवन के छत पर से नीचे गिराए जाते हैं किसी का सिर फोड़ने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में धरती पर खड़े व्यक्ति के लिए भारी पत्थर की तुलना में हल्के पत्थर को लपकना आसान होता है। इस प्रकार किसी पिंड की संगति एक महत्वपूर्ण प्राचल होती है, मतलब किसी भी चीज को नियंत्रित करने वाली क्रियाविधि होती है और गति पर बल के प्रभाव को निर्धारित करती है। तो यहाँ तक हमने बल के अलग अलग प्रभावों को देखा, बल का वर्गीकरण देखा, साथ में ऊर्जा की परिभाषा और ऊर्जा के प्रकारों का अध्ययन किया। ये क्रम आगे जारी रहेगा। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।